गुड मॉर्निंग। कल किसी ने आंसर राइटिंग किया था लेकिन उनका आंसर शामिल नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइम से बाद में किए थे, मतलब जब वीडियो बन रहा था तब उस टाइम किए थे। तो मैंने आपको बताया कि 7 बजे के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा तो वही शामिल हो पाएगा, उसके बाद आएगा तो मुश्किल हो जाता है शामिल होना। तो थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए शामिल नहीं हो पाया, तो इसलिए शायद उन्होंने आज आंसर नहीं लिखा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी नहीं लिख रहे हो तो बीच वीडियो में लिखने से कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि रैंकिंग बन नहीं पाएगी। तो आप रहने दीजिएगा। आप 25 के बाद से जब 26, 27, 28, 29, 30 वाला चलेगा तो उसमें लिखने की कोशिश करिएगा, तब वहाँ पर रैंकिंग बन पाएगी। क्योंकि बीच से लिखना शुरू करेंगे तो फिर कैसे रैंकिंग बनाई जाएगी, क्योंकि पिछले वाले वीडियो पर लोग लिखे रहे होंगे तो उनसे तो आपका कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। चलिए ठीक है। जो मैंने कल आंसर दिया, क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा टफ था शायद, तो उसका आंसर करा देता हूँ। और मैंने एक गाना दिखाया था, आंसर किसी का नहीं आया। इसका मतलब इतना कठिन तो गाना नहीं था, आप लोग समझ नहीं पाए कि गाना सुनते नहीं हो या फिर समाज में रहते नहीं हो। लगता नहीं मुझे कि ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आप लोग समाज में रहते गाना ही नहीं सुनते हो। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सी मूवी का है, लेकिन आज वाले का आंसर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मूवी का है। ठीक है, कोशिश तो करिए। जिस समाज में रहते हो उसमें फिल्में भी हैं। आप पुराने इतिहासकारों को पढ़िए तो उस समाज में हर चीज़ पढ़ते थे कि लोग मनोरंजन कैसे करते थे, लोग खाना कैसे, खेती कैसे, व्यापार कैसे करते थे, शादी विवाह कैसे, तमाम चीज़ें, सारी जानकारी होनी चाहिए ना। जिस समाज में हो उसकी हर जानकारी होनी चाहिए आपको ना। थोड़ी ही होनी चाहिए लेकिन होनी तो चाहिए ना। चलिए ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे उसका सबका आंसर दिया करो। भले ही उसका नंबर नहीं जुड़ता लेकिन आंसर पूछा जाता है तो बोलने की तो कोशिश किया करो ना। चलिए आज का क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। पहला क्वेश्चन था, नदियाँ अपने किनारों को क्यों काटती रहती हैं। हमने कहा कि नदियाँ सर्पीलाकार चलती हैं तो अपने किनारों को काटती हुई चलती हैं, यही क्वेश्चन था ना। सर्पीलाकार आकार क्यों बना लेती हैं और अपने किनारों को क्यों काटती हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान रखिएगा, जो ये अपना पृथ्वी होती है, ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, भूगोल में पढ़े होगे आप। तो आप एक नियम सुने होंगे, फेरल का नियम। फेरल का नियम सुने होंगे। फेरल का नियम अगर आप सुने होंगे तो उसमें आपको एक नियम बताया गया होगा कि जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं वो हमेशा अपने दाहिने मुड़ती हैं। कल शायद इस पर एक क्वेश्चन भी करवाए थे, तब भी आपने ये आंसर दे पाए। और जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं वो अपने हमेशा बाएं मुड़ती हैं। ठीक है, बाएं मुड़ती हैं। तो इतना तो याद रखना, फेरल का नियम ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मुड़ती हैं। देखो मैं लंबा सा समझाता हूँ आपको समझने के लिए, उतना लंबा सा आपको लिखना नहीं, बस उसका सार निकल, जो उसका निचोड़ निकले उसको लिखना है। तो मैंने पूछा था कि अपने किनारों को क्यों काटती हैं, तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए क्यों काटती हैं। दरअसल पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, घूर्णन कर रही है। घूर्णन करने की वजह से इस पे बल काम करता है, और जो बल काम करता है उसमें जब हवाएं या फिर नदियाँ, हवाएं जब ऊपर की तरफ निकलती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो ये अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, और हवाएं जब दक्षिण की तरफ निकलती हैं तो अपने बाएं मुड़ जाती थी, इधर मुड़ जाएंगी। बात समझ में आया ना, कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मुड़ती हैं। तो जो प्रभाव, जो बल हवाओं पर लगता है ना, वही बल, सेम वही बल नदियों पर भी लगता है। जब नदियाँ उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं, जैसे ग्लोब है, ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में जब नदियाँ बहेंगी तो अपने दाहिने किनारे को ज़्यादा काटेंगी। मतलब जैसे अब ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इधर दाहिना पड़ेगा ना, तो इधर, सॉरी, अगर ऐसे जा रहे हैं दाहिना इधर पड़ेगा, इधर ज़्यादा काटेंगी, फिर इधर कम काटेंगी, इधर ज़्यादा काटेंगी, इधर कम काटेंगी। तो अपने दाहिने ज़्यादा कटान मारती हैं, कटान करती हैं। इसीलिए इनका आकार धीरे धीरे सर्पीलाकार हो जाता है, और एक समय आता है कि ये कटान ही मिल जाता है और मिल के बना लेता है झील। और इस टाइप के जो झील बनते हैं उनको बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, तो नदियाँ कटान क्यों करती हैं, क्योंकि फेरल के नियम के हिसाब से पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो नदियाँ हो या फिर हवाएं हो, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ज़्यादा कटान करती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ज़्यादा मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ज़्यादा मुड़ती हैं। तो हवाएं हैं तो हवाएं तो मुड़ जाएंगी, वो तो किसी से टकराएंगी नहीं। लेकिन नदियाँ जो होती हैं वो ज़मीन पर चलती हैं, तो जब जिधर कटान ज़्यादा करते हैं तो कटाना करने से घाव बढ़ने लगता है, और ऐसे क्या होता है, एक बड़ा कटान हो जाता है। इससे नदियाँ सर्पीले आकार में आ जाती हैं। बात समझ में आया। तो नदियाँ अपने कटाव क्यों करती हैं, क्योंकि इन पर फेरल का नियम लगता है। फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में दाहिने कटान करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं कटान करती हैं, जिससे कि सर्पीलाकार आकार आ जाता है। लेकिन ये बल तब ज़्यादा काम करता है जब नदियाँ समतल में बह रही हों। ठीक है, ऊंचाई से जब तेज़ी से गिर रही होती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उन पर तेज़ी से काम करता है, उनको समतल में लाने के लिए। इसलिए ये बल कम काम कर पाता है। समझ में आया आपको। भूगोल में आप फेरल का नियम जरूर पढ़े होंगे, आशा करते हैं कुछ आपको समझ में आया होगा। जो मैंने क्वेश्चन बताया बोला था उसका आंसर यही होगा। कटान क्यों करती हैं, क्योंकि इसमें फेरल का नियम लगता है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने कटान करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं कटान करती हैं, और हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ती हैं।
और फेरल के नियम के हिसाब से कोरियालिस बल काम करता है। आप इतिहास अगर भूगोल पढ़े होंगे तो कोरियालिस बल भी आप पढ़े होंगे, तो किसी दिन बताएंगे इसके बारे में। अगर किसी दिन और क्वेश्चन बनाए तो आज का समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। दरअसल मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि एक कमीशन गठित हुआ था, उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी, और ये जो अधिनियम आया था वो था 1919 का अधिनियम। 1919 अधिनियम को आप इसका अगर नाम सुने होंगे तो एक बात इसको समझे होंगे कि इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया था। 1919 में आया था। इसी के तहत यहाँ पर भारत में आपको याद होगा अगर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अगर पढ़े होगे इतिहास तो थोड़ी जानकारी होगी। तो 1919 के अधिनियम में कई प्रावधान थे। तो एक प्रावधान ये भी था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे और यहाँ पर भी आईसीएस की परीक्षा करवाएंगे। तो कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम के द्वारा ली कमीशन गठित किया गया था। 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, अभी चेक करते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। हम आपसे जितना क्वेश्चन पूछे आपको बस उतना ही आंसर देना है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं, आपको आगे भी काम देगा। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, इसलिए डिटेल बता देते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा था भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। उसमें मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, कुछ जानकारी और भी देंगे, उसको भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। तो जो 3 वैज्ञानिक थे उसमें एक का नाम था आर चिदम्बरम थे। दूसरा थे एपीजे अब्दुल कलाम, आप तो जानते ही होंगे, इनको मिसाइल मैन के नाम जानते हैं। तीसरा अनिल काकोदकर। तो अनिल काकोदकर एक थे कलाम जी थे, और एक थे आर चिदम्बरम। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? 1998 में शक्ति 98 किस नाम से परीक्षण हुआ था? शक्ति 98 के नाम से परीक्षण किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना। और एक बात और सुन लीजिएगा, 18 मई 1974 की बात है। 1974 की बात है, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में, जो कि पाकिस्तान से केवल 15 किलोमीटर दूर है। वो जो पहली बार परीक्षण हुआ था उसका नाम था इस्माइल बुद्धा। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था ना, उसका नाम था इस्माइल बुद्धा के नाम से किया गया था। और उसमें हमने क्या किया था? 12 किलो टन वाले विस्फोटक को जमीन के नीचे विस्फोट किया था। और इस परीक्षण के बाद भारत विश्व का 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास परमाणु बम था। तो इसके पहले 6 कौन से देश थे? एक तो अमेरिका था, दूसरा रूस था, तीसरा ब्रिटेन था, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद चीन था, उसके बाद कनाडा था। तो कौन कौन हो गए? याद रखना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, कनाडा 6 देश थे। भारत 7वां ऐसा देश बना जिसने परमाणु परीक्षण किया। हालांकि अमेरिका नाराज हुआ था, लेकिन हमने कर लिया। उसके जस्ट 24 साल बाद शक्ति 98 के नाम से हमने फिर से परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। और इस बार हमने 1998 में किया था, और 2 बार किया था, और ये भी पोखरण में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम थे, हमने आपको बता दिया, आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। एक बात और सुन लीजिएगा कि जो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था ट्रिनिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया था 1945 में, उसका नाम था ट्रिनिटी। ये विश्व का पहला परमाणु परीक्षण था। दूसरा जो था वो आरडीएस नाम से किया गया था, यूएसएसआर, रूस जिसे बोलते हैं, इसने किया था। रूस का पहला परमाणु परीक्षण था 1949 में हुआ था। तीसरा जो परमाणु परीक्षण था 1952 में हुआ था, इसका नाम था हरिकेन। इसको किया था किसने? यूके में, मतलब ब्रिटेन ने किया था। और चौथा जो परमाणु परीक्षण था वो 1960 में हुआ था, इसका नाम था गेरबोइस ब्लियू। इसको किया था फ्रांस ने। ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। 5वां परमाणु परीक्षण फिर से रूस ने ही किया था। और 6वां परमाणु परीक्षण 1964 में, ध्यान रखना, 1964 में 596 के नाम से चीन ने किया था, ठीक है। तो ये 6 परमाणु परीक्षण हुए। उसके बाद 7वें नंबर पे था भारत, जो कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, और इस्माइल बुद्धा के नाम से हमने किया था। उसके बाद हमने फिर पोखरण 2 या फिर शक्ति 98 के नाम से हमने किया था, जो कि 98 के नाम से किया था। आपको याद होगा अटल बिहारी के समय जब पहली बार किया था हमने, तो वो उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे, उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भी किया था 1998 में।
जरा सोचिए, हमने जब 1998 प्रमाण परीक्षण किया था ना, उसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद मतलब कि हमने 11 मई को प्रमाण परीक्षण किया था 1998 में, पाकिस्तान ने 28 मई को प्रमाण परीक्षण कर लिया। देखो कितना शांत बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे प्रमाण परीक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। सोचो जस्ट 17 दिन बाद इसने प्रमाण परीक्षण कर लिया, और चगाई फर्स्ट के नाम से इसने किया था, ठीक है। और ये पाकिस्तान का पहला प्रमाण परीक्षण था, याद रहेगा ना। उसके बाद 2006 में उत्तर कोरिया करता है, 2009 में उत्तर कोरिया करता है, 2013 में उत्तर कोरिया तो उसके बाद अति कर देता है, जानते हो आप, ठीक है। तो ये इतने प्रमाण परीक्षण थे, थोड़ी थोड़ी जानकारी थी इसके बारे में, याद रखिएगा। चलिए आज का कमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने एक गाना सुनाया था जिसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। देखो कितने महान हो आप लोग, तो मैं इसका आंसर तो दे दूंगा आपको, लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा। जितने लोग वीडियो और लोग भी देखते हो, आपको लास्ट वीडियो पे आप लोग को मतलब जब 5वां वीडियो पड़ेगा 25 नंबर का, तो आपको वहाँ पर कमेंट भी करना होगा अभी तक का मैंने जो उत्तर एनालिसिस कराया है कि इसका आंसर बेस्ट आया है, ताकि उसके हिसाब से मैं रैंकिंग बना सकूँ, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका आंसर अच्छा था, तो आप देखिएगा जो कंडीशन मैंने बताया है उसके हिसाब से किसने अच्छा लिखा है, तो आप उसको रैंकिंग जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले वो गाना मैं आपको बता दूँ कौन सा था, पहले दिखा दूँ। आपने गाना कभी नहीं सुना था? इतना अच्छा गाना आपने सुना ही नहीं था? देखिए ये गाना था आप मुझे अच्छे लगने लगे, लता मंगेशकर ने गाया था, जीने की राह मूवी थी, 1969 में आई थी। तनुजा जितेंद्र ने इसको मतलब कि इनके ऊपर फिल्माया गया, तनुजा और जितेंद्र हीरो हैं, ठीक है। ठीक है, पता चला, इतना अच्छा नहीं बता पाया, ठीक है। एक गाना और सुनाएंगे, उसका आंसर जरूर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एनालिसिस करते हैं आज का क्वेश्चन का। सबसे पहले रोहित सर का आंसर लेते हैं। 1919 के नियम के द्वारा धारा 96 के द्वारा 1994 में 94 कहाँ से आ गया, लाया गया, और क्या था, ली आयोग जो बताया था मैंने सही है कि सिफारिश पर 1926 में लागू किया गया, सही है। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, ये आंसर जो आपने लिखा थोड़ा सा कम सही लग रहा है, ध्यान रखें थोड़ा सा, जो मैंने बताया उसके हिसाब से देना चाहिए। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है वैज्ञानिक नाम कलाम थे, काकोदकर थे, चिदम्बरम। तीसरा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर गलत दीजिए, सब लोग थोड़ा सुधार के दीजिए, बहुत गलत नहीं था फिर भी थोड़ा सुधारिएगा, नहीं छोटी छोटी गलती है तो पीछे कर देती है ना। दूसरा आंसर तक भारत शासन अधिनियम मतलब एम के भाई ने लिखा है कि 1919 के प्रावधानों के तहत लोकसभा की स्थापना 1924 में की गई थी, और पहली बार ली आयोग की स्थापना 1926 को हुई थी। तो उस समय वायसराय डलहौजी कहाँ था? अरे भगवान, चलो ठीक है, ज़बरदस्ती ऐड करते हो फिर भी गड़बड़ ऐड कर देते हो, ध्यान रखा करो इस सबको। मुझे पता था दूसरे का आंसर किसी का नहीं सही आने वाला, यहाँ फिर से गलत हो रहा है, बहुत सही आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। तीसरा अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और काकोदकर साहब को तो आपने लिखा ही नहीं, एक आंसर छोड़े। ध्यान रखिएगा हम के भाई, लास्ट में जब रैंकिंग करने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अच्छे से आंसर लिखा करें, नहीं तो छोटी छोटी गड़बड़ी पीछे कर देगी आपको। हाँ, इन्होंने दिया, राज ने लिखा है कि 1919 का नियम के द्वारा 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1926 में हुई, तो पहला आंसर बेस्ट है। दूसरा है कि समतल मैदानी भाग में, वही आपने भी लिखा है बाद मैदान में, ठीक है। ये आंसर उतना सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने पूछा था क्यों कटाव करते हैं, तो वो था फेरल का नियम था, कोरियालिस बल की वजह से था, उसको बताना चाहिए था आपको। तीसरे का आंसर ने दिया है कि ऑपरेशन शक्ति था नाम, और एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर और आर चिदम्बरम थे, सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी में टाइप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आंसर इधर सही है, बस वही दूसरे गड़बड़ से सबका लग रहा है मुझे। अभिषेक जी ने भी लिखा है नदी अपने किनारों को काटे जब उसमें गंदगी अधिक, तेज बहाव अधिक होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सही आंसर नहीं है, सबका आंसर वैसे ही आया है लगभग, तो ये आंसर उतना सही नहीं माना जाएगा। दूसरे का आंसर दिया है कि अधिनियम 1919 के तहत धारा 96 के तहत 1924 में ली कमीशन के तहत किया गया, दूसरा आंसर आपका सही है। अगले, और इन्होंने तीसरे का आंसर दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, अनिल काकोदकर थे, चिदम्बरम थे, ये सही है, ठीक है। वही दूसरे में गड़बड़ लग रहा है सबका। आदेश जी का आंसर देखते हैं। भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना अधिनियम 1926 में हुई थी, ठीक है। 1919 का नियम था, ली कमीशन था, ली कमीशन डालते थे थोड़ा बढ़िया था, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है आंसर आपका ये। नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों के परते मिलने से मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे अपना रास्ता बदलते हुए सर्पीला कार बना लेती है। हाँ, ये आंसर कुछ ज़्यादा सही लग रहा है जो अभी तक के आंसर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है जो मैंने समझाया था वो ज़्यादा सही है कि कोरियालिस बल और वो जो फेरल का नियम है इसकी वजह से ज़्यादा कटान करती हैं नदियाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है ये भी, लेकिन वही ज़्यादा बेस्ट था। तीसरे का आंसर दिया कि ऑपरेशन शक्ति 98 मतलब शक्ति 98 हुआ था, चिदम्बरम थे और कलाम जी थे और काकोदकर साहब थे, सही है, तीसरा भी आंसर बेस्ट है आपका। विशाल जी ने तो काफ़ी सुधार कर लिया, बहुत लंबे लंबे आंसर लिखते थे, देखो कितना छोटा लिखने लगे। पहला का आंसर दिया कि 1919 का नियम थे के तहत 1926 में की गई थी, सही था।
ली कमीशन भी लिख देते तो ज़्यादा सही था। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। ऑपरेशन शक्ति था, वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम थे, चिदम्बरम थे और अनिल काकोदकर थे, सही थे। और विशेष योगदान 1998, ठीक है। और अपना मार्ग अवरोध को दूर करने के लिए किनारे को काटते हैं। हाँ, कुछ सही है ये, लेकिन ज़्यादा सही वही था जो मैंने बताया था। फिर भी इधर कुछ सुधार हुआ, जैसे कि आदेश ने जो सुधार किया है, विशाल ने जो सुधार किया है, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। सतीश जी का आंसर देखते हैं। भारत सरकार ने 19 के तहत 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। विधि आयोग ने सिफारिश की थी, ली कमीशन था, विधि आयोग ने ली कमीशन लिखे थे, ज़्यादा सही था। ठीक है, आंसर सही है आपका। अगला आंसर तेज बहाव पत्थर के मिट्टी के पत्थर के अवरोध के कारण ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है, लेकिन ज़्यादा वही सही था जो मैंने बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। 1958 परीक्षण में चिदम्बरम थे, कलाम थे और काकोदकर थे, ऑपरेशन शक्ति था। ठीक, कोई बात नहीं, सही है, ये आंसर सही है। लेकिन दूसरे में सबकी गड़बड़ी दिख रही थोड़ी थोड़ी। सोनम जी का आंसर देखते हैं। भारत सरकार ने 1919 के तहत 1926 में स्थापना हुई थी। ठीक है, ली कमीशन लिखना सब भूल जाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। मिशन शक्ति 98 के तहत 1998 में सफल प्रमाण परीक्षण किया गया था। चिदम्बरम थे, कलाम जी थे और अनिल काकोदकर सही थे। दूसरा भी सही है आपका। इन्होंने भी वही लिखा है, कहीं थोड़ा कटाव होने के कारण कटाव कर धारा तेज प्रभाव बनाती है, दूसरी तरफ रेत इकट्ठा होने पर विसर्प बनाती है। सही है, लेकिन बेस्ट आंसर वही था जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन्होंने कुछ अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि सर तर्क वाले क्वेश्चन पर प्लीज़ अपनी कंडीशन मत लगाइए। उसे कितना भी छोटा लिखेंगे 35 वर्ड से ज़्यादा हो ही जाएगा, और अगर कम लिखे तो समझ में नहीं आएगा। आपको पता है अपना संविधान कितना बड़ा है, छोटा सा प्रस्तावना नेहरू जी ने लिख कर दिया है, समझ में नहीं आता आपको? दिमाग तेज करिए। ठीक है, तर्क वाले क्वेश्चन पे तो आप 35-40 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम शब्दों में इतना बड़ा संविधान को छोटी सी प्रस्तावना में भर दिया नेहरू जी ने। वो भी तो इंसान ही थे ना। मेहनत करोगे तब तो होगा। ठीक है, ध्यान रखें, कोई बात नहीं है। तर्क वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कम शब्दों में लिखो। अगला क्वेश्चन मुस्कान का है। हेलो माय डियर सर, ने लिखा है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, ली कमीशन और अधिनियम तो आपने बताया ही नहीं, कौन से अधिनियम था? 1919 का अधिनियम था, क्यों नहीं बताया आपने? गड़बड़ कर रहे हो आप थोड़ा थोड़ा। और आपने कल वाले वीडियो पे आंसर नहीं लिखा, तो कैसे रैंकिंग बनेगी? नदियों को काटने के कारण मुलायम कठोर चट्टान है, वही लिखा है सबने, जो पीछे भी लिखा गया था। ठीक है, कुछ सही है, लेकिन ज़्यादा सही वही था जो मैंने बताया था। तीसरे का नाम लिखा है वैज्ञानिक अनिल काकोदकर, चिदम्बरम और कलाम, सही है, तो ये सही है। ये तीसरा आंसर सही है, वही दूसरे में सबकी गड़बड़ी दिख रही है। अगला आंसर ईश्वर चंद्र का है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र ने पहले का आंसर दिया। भारत सरकार ने 1919 के तहत धारा 96 के तहत 1924 में ली आयोग की स्थापना हुई, तो 1926 में इसकी स्थापना हुई। तो ठीक है, आंसर सही है, लेकिन ईश्वर चंद्र जी शब्दों का ध्यान रखें, 30 से ज़्यादा ना हो, बहुत हो 35 हो जाए, बस थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ तर्क नहीं देना है, आंसर लिखना है। मान लो तर्क वाले क्वेश्चन पे आप ज़्यादा शब्द ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तर्क तो देना नहीं है, तो सीधे आंसर लिखना था ना, थोड़ा ध्यान रखें शब्दों पर। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि 1998 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम थे, अनिल काकोदकर थे, चिदम्बरम थे, तो सही है, आंसर सही है इनका। इन्होंने भी वही पुराना आंसर दिया है कि नदी अपने किनारों तब काटती जब उसमें गंदगी, तेज हवा, मुलायम मिट्टी अर्थात चट्टानें पड़ती जम जाती है तब। ठीक है, सर्पीला आकार बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यही आंसर सब लिखे हो तो सबका आंसर लगभग ऐसा ही है। चलिए फिर आज के क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन इतने कठिन, मतलब इतने सरल, मतलब कि आपके आंसर इतने ज़्यादा सही आ रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन में क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाना पड़ रहा है। तो आज के क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा और कठिन हो, कुछ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा शामिल कर लूँ। तो आज के क्वेश्चन में एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुझे रैंकिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक जीएस, 2 जीएस है, एक रीजनिंग है, तो हल कर एक भेजिएगा आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कुछ अर्धन्यायिक संस्थाओं के नाम बताइए। कुछ अर्धन्यायिक संस्थाओं के नाम बताइए। ध्यान सुनिएगा, अर्धन्यायिक संस्थाएं क्या होती है, एक लाइन लिखिएगा कम से कम 20 शब्दों में। उसके बाद अगले 10 शब्दों में 2-3 अर्धन्यायिक संस्थाओं के नाम लिख दीजिएगा। 30 शब्द बहुत लेना, 35 शब्द ले लीजिएगा, लेकिन लिखना है अर्धन्यायिक संस्था क्या होती है, एक लाइन उसको लिखना है। उसके बाद 2-3 उनके नाम लिखना है। कुछ अर्धन्यायिक संस्थाओं के नाम 1, 2, 3 जो भी आपको याद आ रहा हो लिख दीजिएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। आपको याद होगा शक्तियों का विभाजन है अनुसूची 7 में। 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो उसके तहत कई सूचियां बनाई गई थी। एक केंद्र सूची बनाई गई थी, एक राज्य सूची बनाई गई थी, एक समवर्ती सूची बनाई गई थी। जानते हो आप, केंद्र सूची में जो विषय रखेगा केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो विषय रखेंगे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में जो विषय रखेंगे समवर्ती सूची में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगे। पढ़े होगे आप। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि उन 4 विषयों के नाम बताइए जो पहले राज्य सूची में थे, बाद में उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है, 4 विषयों के नाम बताने हैं जो पहले राज्य सूची में थे, उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? विषयों के नाम, संशोधन का नाम
लिखना है। जो पहले राज्य सूची में थे, बाद में उन्हें हटाकर कहाँ रख दिया गया, समवर्ती सूची में। क्लियर है? तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंजेस किया है, क्योंकि कुछ तो कठिन बनाना पड़ेगा ताकि मैं रैंकिंग अच्छे से कर सकूं। तो एक क्वेश्चन आज का रीजनिंग का है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है 49, 50, 54, 60, 79, 104 में कौन सा पद गलत है। ठीक है, आपको मुझे सोल्यूशन नहीं भेजना है। ठीक है, सोल्यूशन नहीं भेजना है, बस आपको आंसर बताना है। इनमें से कौन सा गलत है, आपको उसको पता करके आंसर लिखना है कि तीसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा गलत है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? ठीक है, अब आज का एक सॉन्ग सुन लीजिए। कम से कम सॉन्ग का तो आंसर दे दिया करो, इतनी मेहनत से दिखाते हैं, आंसर भी नहीं दे पाते हो। पिछले का एक लोग किसी का भी आंसर नहीं है, कम से कम कोई तो आंसर दे के हीरो बन जाया करो या फिर हीरोइन बन जाया करो। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखो। ओह सॉरी, क्वेश्चन कह रहे हैं, आज का गाना देखो। कम से कम गाने का तो आंसर दे दिया करो। तो सुन तो लियोगे। ठीक है, इसका कम से कम इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।